यूपी ट्रिपल एससी पेट संविधान के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री मंडल। यहाँ से आपके हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। साथ में आने वाले एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए जाएंगे, जैसे लेखपाल, वीडियो, कानून गो, जूनियर असिस्टेंट, फूड असिस्टेंट, तो इसकी जो सारी वैकेंसियां हैं इसमें इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखेंगे हम केंद्रीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम समझेंगे तो पहले हम समझेंगे कि मंत्री परिषद का जो त्रिवान है, यानी कि 3 प्रकार के मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री उन्हें कहते हैं जो अपने विभाग के मुखिया होते हैं, जो अपने विभाग के मुखिया होते हैं उनको एक तरीके से प्रमुख कहते हैं, और वो होता है कैबिनेट मंत्री। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे अमित शाह हैं। अमित शाह कौन है? कैबिनेट मंत्री, मंत्रालय में। अमित शाह क्या है? कैबिनेट मंत्री है। तो जो कोई विभाग का मुखिया होता है, प्रमुख होता है, उसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और दूसरे होते हैं क्या? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, एक तरीके से ये सहायक होते हैं, इनको कहते हैं राज्य मंत्री। और तीसरे होते हैं उप मंत्री, जो पूर्णतः प्रशासनिक और मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, या प्रशासनिक और मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा जो है उप मंत्री होते हैं। अब देखेंगे हम आगे। अब देखिए, जो कैबिनेट मंत्री है उनका विभाग जैसे समझ लीजिए, जैसे कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, ये पूरे कार्यभार संभालते हैं, उनकी नीतियों को संभालते हैं, उनकी नीतियों का संचालन करते हैं। और राज्य मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्री सभी विभागों में नहीं होते, कुछ चुनिंदा विभागों में उनकी सहायता करने के लिए बनाया जाता है राज्य मंत्री को, और इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है संभालने के लिए। साथ में जो है उप मंत्री में प्रशासनिक एवं विधायी दायित्वों का संपादन करने की जिम्मेदारी उनको दिया जाता है। और यह एक तरीके से जो कैबिनेट मंत्रालय होता है उसकी एक तरीके से सहायता करने के लिए बनते हैं उप मंत्री। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे हमारे मंत्री परिषद के आकार का अधिकतम सीमा, जैसे कि आपके मन में कभी कभी प्रश्न ये नहीं आता होगा कि अगर हमारे देश में 550 अगर सीट है, लोकसभा की अधिकतम सीट अगर 550 है, तो सभी उप मंत्री को नहीं बना देते हैं, सबको मंत्री बनाकर सब कुछ कर दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में मंत्रियों की नियुक्ति की एक तय सीमा है, यानी कि कितने मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। तो देखिए, सन 2003 में 91वां संविधान संशोधन करके एक जो है बाउंड्री सेट कर दी गई कि 15% से अधिक जो है लोकसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, यानी कि जितनी लोकसभा की सीट होगी उसका 15% से अधिक संख्या में कोई मंत्री नहीं होगा। जैसे कि अगर अधिकतम ये मान के चलेंगे अपने भारत में, तो प्रधानमंत्री सहित 81 मंत्री से अधिक नहीं हो सकते। ये अगर 81 मंत्री से अधिक होते हैं तो ये एक गैर संविधान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि मंत्रियों की योग्यता व सदस्यता के नियम। पहला क्या है? संसद की सदस्यता, यानी कि मंत्री बनने वाला व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा किसी भी ऊपरी सदन या निचली सदन का उसको सदस्य होना अनिवार्य होता है। उसके बाद 6 माह की विशेष छूट, यानी कि जो भी व्यक्ति अगर वो किसी मंत्री पद पर बैठता है और वह व्यक्ति अगर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है, अथवा वो जो है संसद का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने की विशेष छूट दी जाती है कि वो 6 महीने के अंदर चाहे तो ऊपरी सदन या तो निचली सदन में किसी भी सदन का वो सदस्य बन सकता है। और इसका और अगर वह व्यक्ति इस नियम को फॉलो नहीं करता है, अगर वह व्यक्ति नहीं बनता है, तो उसकी जो पद है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे न्यूनतम आयु सीमा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये सदस्यता निर्धारित किया गया, सदस्यता की आयु सीमा निर्धारित किया गया। अब अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 14, देखिए अनुच्छेद 14 राष्ट्रपति को सहायता व सलाह की बात की गई। देखिए, आपको पता है कि हमारे भारत के संविधान में इस प्रकार से व्यवस्था है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि पूरे देश का कार्य किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के नाम पे होता है। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
अब जो राष्ट्रपति होता है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, उसके बाद अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह दी जाती है, राष्ट्रपति अगर को कोई सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति उसको एक बार सिर्फ पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। अगर दोबारा मंत्रिपरिषद उसको उसी सलाह को राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। यानी कि एक तरीके से बाध्यकारी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 जो क्या कहता है, मंत्रियों की नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 75 इसमें कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन कैसे होगा, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा होगा, देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति। अब उसके बाद देखिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यानी कि 75/2 में व्यक्तिगत दायित्व के बारे में कहा गया है। यानी कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करेगा। यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे जिस मंत्री को चाहे उसके पद से मुक्त कर सकता है। उसके बाद वेतन और भत्ते संसद द्वारा दिए जाते हैं, जो है मंत्रियों को वेतन वो संचित निधि से दिए जाते हैं। क्या हुआ, संचित निधि से दिए जाते हैं। अब देखेंगे, हम बात करेंगे कुछ अनुच्छेदों के बारे में, समझ जाइए जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 74 क्या है, सहायता व सलाह परिषद की बातें की गई है। ठीक है, अब देखिए संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद की सर्वोच्चता की बातें की गई है। उसके बाद क्या है अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति व सेवा शर्तें। और उसके बाद है अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। उसके बाद अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के कर्तव्य के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उसके बाद हम चलेंगे प्रधानमंत्री का पद, भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में। तो देखेंगे प्रधानमंत्री बहुआयामी विधायी भूमिका, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए प्रधानमंत्री क्या होता है, सदन का नेता होता है, यानी कि जो बहुमत दल का नेता होता है सदन का, वही प्रधानमंत्री होता है। और दूसरी चीज क्या है कि यह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक सेतु का काम करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। दूसरी चीज क्या है कि कार्यपालिका का जो नीति बनती है उसका एक ये मुखिया होता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में इनकी मुख्य भूमिका होती है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में इनकी अहम भूमिका होती है, जिससे क्या है देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, वन्य जीव की सुरक्षा के लिए इनका अहम योगदान होता है। अब अगर हम बात करेंगे कि 6 माह की अनिवार्य सदस्यता के बारे में कहा गया है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रधानमंत्री बनता है या मंत्री बनता है तो उसको 6 माह के भीतर जो है, अगर वो सदस्य नहीं है संसद का, तो उसको 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। और यदि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बनता है तो उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे भारतीय प्रधानमंत्रियों का इतिहास। तो हम ये जानेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों का क्या इतिहास रहा और कितने प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं। तो हम देखेंगे पहले प्रधानमंत्री आपके हुए हैं जवाहरलाल नेहरू। कब हुए हैं पहले प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964। लेकिन यहाँ पे एक डाटा आप नोट कर लीजिए, जो 1947 से 1952 तक के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने अंतरिम सरकार के। और अंतरिम सरकार कैसा, जो संविधान सभा बना था, तो जब वो संविधान सभा बना था तो जब वो संवैधानिक काम करता था, संविधान लिखने का काम करता था, तो उसको संविधान सभा कहते थे। और जब वो कानून बनाता था, जब वो विधि बनाता था, जब देश की संचालन के लिए नीति बनाता था, तो उसको विधायिका कहते थे। तो उस दौरान अंतरिम सरकार का ये प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ये देखेंगे, और सबसे बड़ी बात इनके नाम से जो है सर्वाधिक लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री बनने का एक रिकॉर्ड था, जिसको अभी हाल ही में मोदी जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा है। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी ताशकंद में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जो अभी भी जो है चर्चा का विषय है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई।
उसके बाद देखेंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है बनते हैं 1966 से 1977 तक। और ये नियुक्ति के समय, देखिए नियुक्ति के समय ये किसी सदन की सदस्य नहीं होती है, और फिर इनको राज्यसभा का सदस्य बनाकर राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद गठबंधन की सरकारें आती हैं जो काफी अस्थिर रहती हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं गठबंधन की सरकार को। देखिए मोरारजी देसाई जो बनते हैं 1977 से 1979 तक, और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस से नहीं होते वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और 44वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रेरता रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोरारजी देसाई और ये चौधरी चरण सिंह जो 1979 से 1980 तक, और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक कभी संसद का या सदन का सामना नहीं किया। अब अगर हम बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी हाँ वीपी सिंह, देखिए वीपी सिंह 1989 से 1990 तक, और इनके नाम एक रिकॉर्ड यह है कि इनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इनको हटाया गया था। अब हम बात करेंगे जब जो है प्रधानमंत्री 1990 से 1998 के बीच में, देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक रहे। और देखिए पीवी नरसिम्हा राव का देश में इतना बड़ा योगदान है जो आज इतिहासकार इनको भूल रहे हैं, लेकिन आप समझिए जिस एलपीजी रिफॉर्म की बात आप करते हैं, जिस निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की बात आप करते हैं, उसकी नींव किसने रखी है, उसको उसके किसके कार्यकाल में लागू किया गया था, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। जब देश के पास मात्र 20 दिनों का फॉरेन रिजर्व बच गया था तेल खरीदने के लिए, तब यही पीवी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाया। तो पीवी नरसिम्हा राव को आज भले दुनिया भूल रही है, लेकिन आज अगर इस देश की आर्थिक स्थिति नींव मजबूती से खड़ी है तो उसका योगदान सिर्फ और सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में। इनके लिए एक रिकॉर्ड यह है कि ये सबसे कम समय के लिए 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। अब इसके बाद इनको जो है अविश्वास बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, इसके बाद सरकार गिर गई। उसके बाद कौन है? एच.डी. देवगौड़ा। कौन है एच.डी. देवगौड़ा? 1996 से 1997 बने प्रधानमंत्री। नियुक्ति के समय ये कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। अब हम बात करेंगे पूर्ण बहुमत वाले, जो यानी कि 1998 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकारें आने लगी, तो पूर्ण बहुमत की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक रहे, और इन्होंने एनडीए का गठबंधन का सफल पूर्णकालिक कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो है देश में आरटीआई, मनरेगा और यूएस परमाणु समझौते जैसे प्रमुख कार्य किए। इनके राज्य में शिक्षा व्यवस्था में इतनी सुधार हुआ कि शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, इस प्रकार से कानून बनाया गया जिसको आज मोदी की सरकार जो है रद्द करती जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जो है स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिनके कार्यकाल में जीएसटी और अनुच्छेद 370 की समाप्ति की गई। और ये वास्तविकता और समझिए, इनके कार्यकाल में नोटबंदी किया गया जो आज तक किसी को नहीं पता कि क्यों किया गया। इनके कार्यकाल में पेपर सबसे ज्यादा लीक हुए, इनके कार्यकाल में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी, इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ा, इनके कार्यकाल में पड़ोसी देश सबसे ज्यादा नाराज हुए, इनके कार्यकाल में ऊर्जा संकट आया, इनके कार्यकाल में स्वास्थ्य संकट आया, इनके कार्यकाल में शिक्षा संकट आया, इनके कार्यकाल में जो है अपराध सबसे ज्यादा बढ़ा, इनके कार्यकाल में शिक्षा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो ये है हमारे देश के भाई विश्व गुरु, या कह देंगे महामानव, या कहेंगे बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, ये सारी चीजें इनके ऊपर है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भारत का महान न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। देखिए भारत का जो महान न्यायाधीश जो अटॉर्नी जनरल होता है वो एक तरीके से भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और ये भारत का प्रथम विधि सलाहकार होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी नियुक्ति इसकी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है,
और यह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे इनको क्या होता है, महान्यायवादी को क्या क्या अधिकार है। पहला अनुच्छेद 88 के तहत इनको संसद में बोलने का अधिकार होता है, और उसके बाद लेकिन इनको मतदान में वोट करने का, यानी कि मतदान में भाग लेने के लिए वर्जित किया गया। क्यों? क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे महान्यायवादी के पद व सीमा विशेष अधिकार। देखिए, सरकार के विरुद्ध ये राय नहीं दे सकते अपनी, कभी भी ये सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में ये राय नहीं देंगे। उसके बाद ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते, निजी प्रैक्टिस ये कर सकते हैं। उसके बाद प्रथम एवं वर्तमान, देश के प्रथम महान्यायवादी कौन है? MC शीतलवाड़ा। कौन है? MC शीतलवाड़ा। और वर्तमान में कौन है? R वेंकटरमणि। तो ये आप फैक्ट नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कुछ अनुच्छेदों के बारे में, यानी कि अगर आप केंद्र सरकार की अनुच्छेद, केंद्र के प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद याद कर लेंगे तो उसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से राज्य को भी आप याद कर लेंगे। देखेंगे जो भी अनुच्छेद आप पढ़े हैं, जैसे अनुच्छेद 14 में PM पढ़े हैं, तो अगर जो भी अनुच्छेद आप पढ़े बस इसमें 89 जोड़ दीजिए, वो राज्य सरकार की सारी चीजें आएंगी। जैसे कि अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात की गई है, तो इसमें 89 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 163, और 163 किसके बारे में कहता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। उसके बाद क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के बारे में कहता है, तो इसमें 89 जोड़ देंगे तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के बारे में आ जाएगा। उसके बाद सर्वोच्च कानून अधिकारी जिसे महान्यायवादी का, तो अनुच्छेद 76, इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 165 जो महाधिवक्ता के बारे में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विधायिका का गठन, अनुच्छेद 79 के तहत होता है, इसमें 89 जोड़ देंगे तो 168 के तहत राज्य विधानमंडल का गठन। उसके बाद उच्च सदन की संरचना अनुच्छेद 80 के तहत होता है, उसमें 89 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 169। उसके बाद निम्न सदन जो लोकसभा होता है उसको अनुच्छेद 81 के तहत कहते हैं, उसमें 89 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 170 विधानसभा। तो यह हमने जो आपका केंद्र की सरकार है और केंद्र का जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, उसको हमने विस्तार से पढ़ाया। इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि अक्सर आपके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में UPSSC पेट में पूछ लेता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।